नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे दो मज़ेदार वाक़े भी शेयर करने हैं और अपनी आवाम का आपको मेंटल लेवल बताना है। टाइटल क्या है? क्या ये बेवकूफ़ हैं या मस्खरे हैं या हड हराम है? फैसला आपने करना है कि ये हड हराम है, बेवकूफ़ हैं या मस्खरे हैं। अक्सर लोग जो हमारे यहाँ मुलाजिमीन हैं, ये जब इनसे कोई बात की जाती है तो ये आगे से कहते हैं जी कि ये हमने पहले कभी किया ही नहीं है, तो हम ये नहीं जानते। और ये कह के तो कहते हैं जी फलां बंदे को बुला ले, वो एक्सपर्ट है। मसलन आप अगर किसी मजदूर को कहें कि जी आप इस ईंट को सीमेंट लगा दे, तो कहते हैं ये मैंने कभी किया नहीं है। मैं इसमें अपने अपने ही मुलाजमीन का आपको वाकया सुना तो ये बेसिकली एक आपको पता चल जाएगा कि मेंटल लेवल है क्या। तो 2 साल से टैंक बना रहे हैं मेरे, बायोफ्लॉक टैंक। तो सिविल वर्क क्योंकि अगले बंदे के जिम्मे होता है, लेकिन कुछ जगह पे हमें मजबूरी होती है कि हम खुद करके दें। अगला बंदा कहता है जी मैं तो आउट ऑफ कंट्री बैठा हूँ, मेरे पास तो कोई बंदा है ही नहीं, तो मैं चार्जेस दे दूंगा। तो जब मैं इनको कहता हूँ कि आप सिविल वर्क कर दें, जो बंदा 200-250 टैंक लगा चुका हो, तो वो भी कहता है जी कि मैंने सिविल वर्क कभी किया नहीं है सर, मेरे से नहीं होगा ये, मैंने कभी किया नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई, मैं जब पैदा हुआ था तो क्या मैं पिछले जन्म में राजमिस्त्री था? मुझे पता है, मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे ये पता है कि ये ऐसे ईंट लगनी है, ऐसे होनी है, ये होता है वो। तो तुम रोजाना ये काम करते हो तो तुम्हें नहीं पता? तो ये जब अपनी बारी आती है तो इतने ये सियाने होते हैं कि ये इतना मजेदार वाकया मैं आपको सुनाने लगा हूं कि आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। मेरे पास एक मुलाजिम था, उसका नाम था बूटा। तो मैं नेस्ले में कुछ अरसा मैनेजर रहा हूँ पैकेजेस में। मेरी पहली जॉब बल्कि थी ही पैकेजेस की। तो पैकेजेस में मैं था। तो ये शेखुपुरा रोड पे आप जानते होंगे अक्सरियत जो पंजाब से है कि जहाँ पे इनका प्लांट है, उसके सामने ओलंपिया पोल्ट्री वाले हैं जो हैचरी और चूजा वगैरह बेचते हैं। तो वो मेरी दोस्ती थी, जो उनका मैनेजर था और मैं, हम इकट्ठे थे। तो मैं उधर जाके खाना कई दफा हम इकट्ठे खा लेते थे। अब बूटा मेरे साथ ज़ाहिर जाता था कि वो खाना वाना सारा करना कराना, तो वो भी था। तो एक दफा एक खातून आई। तो अब जो अंडे क्रैक हो जाते हैं वो आधी कीमत पे, उनका छिलका क्रैक होता था, वैसे वो लीकेज नहीं होती, तो वो आधी कीमत पे हम दे देते थे। वो जो उस फार्म का मैनेजर था वो मेरा क्लास फेलो भी था, तो मुझे रूटीन का पता था। तो जब खाना शुरू करने लगे तो खातून दफ्तर में आ गई कि बेटा जी अंडे, टूटे अंडे दे दो। तो मैंने कहा बूटे फटाफट जा, पहले खाना बाद में लगा देना, पहले अंडे दे के आ, अम्मा जी को अंडे दे के तो फारिग कर दे। वो गया, काफी देर तक वापस नहीं आया। तो खाना इवन ठंडा हो गया। तो जब आया तो मैंने कहा बूटे इतनी देर क्यों लगाई? कहते है सर क्या करता, आपने कहा था टूटे हुए अंडे दे के। हाँ, मैंने कहा था। तो अंडे उठा के देने में कितनी देर लगती है? कहते सर टूटे हुए थे नहीं। तो मैंने कहा फिर वापस आने में कितनी देर लगती है? कहते आपने कहा था टूटे हुए अंडे देने हैं, तो मैं फिर तोड़ के दे रहा था तो कुछ लीक हो जाते थे, तो टूटे हुए वो अंडे मैंने उसको देने थे, तो तोड़ने में देर तो लगती है ना फिर। तो इस तरह के भी बेवकूफ होते हैं। लेकिन यही जब इसकी अपनी बारी आई तो ये बहुत सियाना था। मसलन जब इसी मेरे दोस्त आए, कुछ 4 मेहमान मुझे मिलने आए, तो मैंने इसी बूटे को कहा कि बूटे फटाफट चाय बना और साथ में 1 दर्जन अंडे लेके आ सामने से, और 2-2 अंडे सबको दे देना, 5वां मैं था, 10 अंडे और 2 तू खुद खा लेना। कहते ठीक है सर। यस सर, ओबीडियंट बड़ा था, यस सर। चला गया। काफी देर के बाद जो है वो चाय लेके आया, तो अंडे साथ नहीं है। मैंने कहा बूटे अंडे कितने हैं? तो कान में आके कहता है सर दसना तुम। मैं कहा दस ते सही। कहता सर की दसा, शॉपर लेके आ रहा सी, शॉपर थले डिगया तो 6 अंडे टूट गए। मैंने कहा अच्छा बाकी 6 हैं ना? तो 5 हम खा लेंगे तो बाकी 1 तुम। कहते सर जो मैं बॉयल किते
तो विचों 4 खराब निकल आए। मैंने कहा अच्छा यार, जो 2 बचे हैं ना वो आधे आधे काट के ले आओ। कहते वो तो तुसी कैसी आप खा लो, तो मैं खा ले। यानी अपनी बारी पे 1 पैसे का भी हिसाब होगा। हमारी कौम जो है ये पैदाइशी लेबर है और ये बेईमान कौम है, अदरवाइज मुल्क में मसला नहीं है, ये है ही हड हराम कौम। अब इसको दुरुस्त करना है, इसको एजुकेट करना है। ये बेईमानी ये पिछले 20-30 साल में ज्यादा हुई है, उससे पहले नहीं थी। ज़ियाउल हक ने जब ये चेंज की, उससे पहले मैंने देखता था कि लोग बड़े ईमानदार हुआ करते थे और ईमानदारी से काम करते थे। सुबह 8 बजे अगर लेबर की ड्यूटी है तो 8 बजे से पहले आ जाते थे, और दरमियान में अगर खाना खाना जाते थे तो वो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाते थे कि 6 बज जाने, 6:30 बज जाने। इवन मैंने 7 बजे तक भी लोगों को काम करते देखा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा नहीं मांगते थे। जब बात करते थे भाई आपने ये काम, कहते नहीं जी नहीं, वो हम दरमियान में थोड़ी सी मैंने रेस्ट कर ली थी, मैं फारिग रहा हूँ, मैंने सिगरेट बैठ के पी ली थी तो मैं वो टाइम एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। इस तरह की लेबर होती थी। अब आपके सामने है। अब सूरत ये है कि हमें जो है, जब तक सोच हम नहीं बदलेंगे, हम इसी तरीके से बेईमानी और लोगों को धोखा देते रहेंगे तो हमारे में चेंज नहीं आएगी। तो अगली जो इसमें मैं अब तमहीद मैंने बांध ली है, अगली जो है वो सूरत ये है कि हमें अब किचन गार्डनिंग पे आना पड़ेगा। हमें अपनी सब्जियां खुद पैदा करनी पड़ेंगी। हर एक के पास छत अल्लाह ताला ने दी हुई है, वो तो तकरीबन हर एक के पास है, उसके ऊपर भी किचन गार्डनिंग हो सकती है। सामने लॉन पड़े हुए, नहीं तो इवन ये है कि सरकारी वो जो है गली कूचे, वो भी उसके साइडों पे भी गंद पड़ा हुआ है, तो उसी जगह पे अगर आप थोड़े बहुत कोई प्याज लगा लेते हैं, कोई लहसुन लगा लेते हैं, ये कुछ, तो आपकी घर की जो है वो जरूरत पूरी हो सकती है। अब आप ये देखें कि सब्जियों के क्या भाव हैं, वो आपको कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन हमें अपने आप में चेंज लानी पड़ेगी। रोटी का हम शिकवा कर रहे हैं जी, 35 रुपए की रोटी होगी, नान 40 रुपए का हो गया, फलां सूबे में ये रेट हो गया, लेकिन आपको कहा किसने है कि आप जाके नान बाई से खरीदे? क्या हमारी माएँ सारी उम्र घर में नहीं पकाती थी? तो खवातीन ने और करना क्या है? अगर रोटी भी नहीं शोहर को पका के देनी तो फिर करना क्या है? सारा दिन ड्रामे देखने हैं तो फिर काम की यही हालत तो होगी। भाई वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। अब वो वाली फरावानी नहीं आएगी। जिस नहज पे हम मुल्क को लेके आ गए हैं, अब हर बंदे को मेहनत करनी होगी। अब वो छोड़ दें, यानी वो छोटा सा घर होता है, पहले इतने बड़े बड़े घर होते थे। मेरी वालदा 1 कनाल का सेहन था सिर्फ हमारा, और वो झाड़ू लगाने, कपड़े हाथ से धोती थी, यानी उस वक्त हैंड पंप हुआ करते थे, और सारा कुछ, वॉशिंग मशीनें भी नहीं आई थी, फ्रिज भी नए नए आए थे अभी। हाँ, टीवी आ गया था, वो हम देखा करते थे, लेकिन तो वो रात के वक्त 1-2 घंटे के लिए टीवी जो है वो 7 से लेके तो 9 बजे खबरनामा होता तो देख के तो सारे आराम से सो जाते थे, बातें करते थे, प्यार मोहब्बत ज्यादा था। एक ही हाल कमरे में सारे बहन भाइयों ने सोना, और पूरी रात मजाक, हंसी मजाक, वाकयात वो चलने। अब क्या हो रहा है? अब ये देखें कि अगर आप घर में सिर्फ ये 4 चीजें कर लें, तो जब मैंने ये बताया कि किचन गार्डनिंग कर लें, तो वो कैसे होगी जी? भाई उसके ऊपर एक जियो मेम्ब्रेन लगती है। वैसे इसकी हम डिटेल वीडियो अगली वीडियो डालेंगे जिसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे। तो एक जियो मेम्ब्रेन छत पे लगती है। जिन लोगों की छत पे लेंटर हैं खास तौर पे, वो जियो मेम्ब्रेन लगाएं ताकि पानी की सीपेज नीचे ना आए, उससे कोई चांस नहीं होता फिर पानी नीचे आने का। तो उसके ऊपर आप 6-6 इंच की वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिक्स करके डाल दें। जो भी क्रॉप लगाएंगे बम्पर क्रॉप होगी। यानी एक पौधा जो है, जो टमाटर का आजकल मार्केट में हाइब्रिड सीड आए हुए हैं, एक पौधा भी आपके घर की पूरे साल की टमाटर की जरूरत पूरी करने के लिए काफी है। एक खीरे का पौधा पूरे साल के खीरे के देने के काबिलियत रखता है। इसी तरीके से मटर बेलों में है, कद्दू, तोरी, ये सारी चीजें बेलों में हैं, और इतनी सी जगह पे आप ये सारे लगा सकते हैं। लेकिन अब आगे बारी, पानी कौन देगा? यानी
पानी भी कोई और आके दे। छोटा सा घर होता है और खाने पकाने वाली बाहर से मंगवाई जाती है जी, वो खातून आती है और वो खाना पका के चली जाती है। कोई सफाई करने वाली आ रही है, कोई जो है वो कपड़े धोने वाली आ रही है। तो सारा काम जब बाहर की खवातीन करें तो क्या वो खवातीन नहीं है जिन्होंने आपका काम भी करना है और अपने घर का भी जाके करना है? तो आपके हाथ सलामत हैं, अल्लाह ताला ने दिया है, कुछ हिलजुल कर लें। और यही वजह है कि ओबेसिटी हमारे मुल्क में खवातीन में बहुत ज्यादा आ रही है, इसी वजह से कि वो उठती काम ही नहीं करती। घर छोटे हो गए, हिलना जुलना खत्म हो गया, काम काज खत्म कर दिया, बर्तन धोने के लिए कोई और आ रही है, कपड़े धोने के लिए और इस तरीके से हो रहा है। अब अगली जो है ये, जब आप जियो मेम्ब्रेन लगा लेंगे तो हर साल आपने सिर्फ आधा इंच वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी और ऐड करनी है। तो इस तरीके से ये जो है आपका, और इसके फायदे बेशुमार होंगे। फायदे क्या होंगे कि आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो हीट आती है कमरे में उसकी 80% तो छत से आती है। तो जब छत ठंडी होगी, ऊपर साया भी होगा, तो एसी थोड़ी देर के लिए चलेगा और ट्रिप हो जाएगा, बिजली का खर्चा कम हो गया। ऊपर जब जाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि फूल लगे होंगे, कोई तोरियां लटकी होंगी, कोई खीरा लटका होगा, कोई मटर लगे होंगे, कोई टमाटर लटक रहे होंगे। तो आपका दिल भी खुश होगा, ऑक्सीजन भी आएगी, इन्वायरमेंट में भी आप पोल्यूशन खत्म करने का एक जरिया बन जाएंगे और अपने मुल्क को संवार लेंगे। तो अगर आप नहीं कर सकते तो हमें कहें, हम आपको करके दे देते हैं। एक दफा तो हम कर देंगे, लेकिन उसके बाद आपने खुद करना है। और इस रिवायत को अब अपना लें, अब छोड़ें वो जो गुजर चुकी हैं। यानी कोरिया में आप देखें कि इसी तरीके से वो सब्जियां पैदा कर रहे हैं। छोटा सा मुल्क है, जगह है ही नहीं, तो वो हमारे से ज्यादा डेवलप्ड है। वो अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसी तरीके से रोटी घर बनाए, कपड़े सिलाई, कपड़ों की सिलाई जो है अब दर्जन पहले होती थी या घर में सिलाई होती थी। तो अब कोई खातून घर में रजाई अगर उसकी वो प्रॉपर तरीके से कवर नहीं चढ़ा हुआ तो वो उसको स्टिच करना ही नहीं आता। हालांकि मैं कर लेता हूं, क्योंकि मेरी वालदा ने कई दफा हमें लगाती थी साथ कि ये करो बैठ के, चलो मिल के करते हैं। तो 4 भाई थे, चारों लग जाते थे, 15-20 मिनट में हम रजाई सारी सी लेते थे। इसमें कोई आर नहीं है। क्या मैं नहीं पढ़ा? मेरी जितनी एजुकेशन तो चंद लोगों के पास है, इतने हाईली क्वालिफाइड होना, लेकिन ये सारे काम मैंने हाथ से किए। कोई ट्यूशन नहीं होती थी, अब तो ट्यूशनें भी साथ चल रही हैं जी, ये हो रहा है वो और पीछे रह जाएगा भाई। अब पहली बात तो ये है कि प्रोफेशनल एजुकेशन लें। अब MA BA MBA ये वो करने से आपकी जॉब नहीं मिलने वाली। जितनी पॉपुलेशन होगी आप जाओ, अब फोकस करें आप बिजनेस पे कि बिजनेस क्या करें, शुरू से ही बिजनेस करवाएं। अगर मैंने देखा है यूट्यूब पे अक्सर मैं देख रहा होता हूं कि जी फलां इंजीनियर है माशाल्लाह, अब ये पिज्जा बेच रहा है, वो छतरी लगाई हुई है और वो बिरयानी बेच रहा है, कारों में बिरयानी दे रहा है। भाई अगर तूने बिरयानी ही बेचनी थी तो मैट्रिक के बाद बेचना शुरू कर देता, उसके लिए कौन सी कोई क्वालिफिकेशन PhD करने की क्या जरूरत थी? तो आप ये काम उस वक्त कर लेते। इतना कौम का पैसा भी जाया किया, टाइम भी जाया किया, अपनी उम्र भी आधी गवा दी। और मेरा इवन एक भांजा है, तो उसने PhD मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो अब वो खेती बाड़ी कर रहा है, इसमें कोई आर नहीं है। लेकिन मैं उसको ये कहता हूं कि यार ये अगर तू पहले करता तो तू प्रोग्रेसिव फार्मर होता। जो चीजें तू अब सीख रहा है और कर रहा है, ये चीजें तुझे शुरू से कर लेनी चाहिए थी। तुम्हारे पास 5 मुरब्बा जमीन थी, तुम इसको अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर करते तो आज तुम कहीं के कहीं पहुंच जाते। जितनी देर तुमने जाया की, यानी वो तकरीबन 35 साल का वो भांजा है मेरा, तो वो इसी काम पे, यानी अब वो काम कर रहा है। अब उसने भैंसें भी रखी हुई हैं, उनका दूध भी निकालता है और वो सारा कुछ करता है। मैंने कहा फिर ये गुज्जर तेरे से ज्यादा सीनियर हो गए, तो तू शुरू में ये काम क्यों नहीं करता? तो ये जो आर है ना कि जी मैं जिम्मेदार हूं इस इलाके का, मैं चौधरी हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, और यहां से डंकी लगा के दूसरे मुल्क जाके यही काम करते हैं, उधर ठीक है। चले खैर, अब क्या किया जा सकता है? इसी तरीके से जब तक घर में खुराक आप नहीं पैदा करेंगे और घरेलू खुराक खाएंगे नहीं, ये जो आदत बन गई है ना फास्ट फूड की, खर्चा करने की, आज ये खा लिया, आज फलां मैकडोनल्ड, आज हार्डीज, आज
बर्गर, आज पिज़्ज़ा, आज चाइनीज, आज फलां। एक तो सेहत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, दूसरा ये है पैसे की फरावानी के चोचले। ये छोड़ दें, रोना धोना के जी रोटी नहीं मिल रही तो फिर आप होटल सारे भरे हुए हैं। और खवातीन भी, मैंने अक्सर ये देखा है कि हफ्ते के बाद वो भी हर सैटरडे को, भाई तूने कौन सा पूरा हफ्ता काम किया, घर पे वेली बैठी रही है, तो अब जो शोहर है उसने तो काम किया, वीकेंड पे अगर उसका दिल करे तो उसका तो फिर भी बनता है कि चलें यार वो रिलैक्स करना चाह रहा है। लेकिन खवातीन पहले ही तैयार होकर बैठी होती हैं कि आज वीकेंड है तो हम आज आउटिंग, हमने खाना बाहर खाना है। पहले कौन सा तू खुद बना के दे रही थी? पहले भी तो मोहल्ले की कोई औरत आके बना रही थी, यानी मुलाजमा ही कोई बना रही थी ना, बाहर खाना है। और फिर चाहे कर्जा लेके खाना पड़े, वो 5-6 हज़ार का खाना खा के तो तशरीफ ले आती हैं। और इसी तरीके से कपड़ों पे देखें तो आप सारे बाजार भरे हुए हैं, ब्रांडेड सूट पहनने हैं, ये फलां, ये खाड़ी और ये माडी और ये पता नहीं क्या क्या, इतने ब्रांड निकल आए हैं। तो क्या हमारे मुल्क में ये सादगी नहीं आ सकती? सबसे ज्यादा बनाओ सिंगार इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और सबसे ज्यादा गुर्बत भी यही। यानी एक तरफ आपको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, सारी आवाम चीख रही है जी आटा इतना महंगा हो गया, लेकिन अपनी बीवियों के सूट तो देखें, 35,000 का सूट ले लिया, 30,000 का ले लिया, शादियों पे इतने खर्चे। जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, आप ये आके देखें कि वो क्या इस तरह के अल्ले तल्ले कामों पे पैसे लगाते हैं? भाई अगर रोटी के लिए तरस रहे हैं तो इतना महंगा सूट लेने की क्या जरूरत है? इतने महंगे शूज पहनने की क्या जरूरत है? थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करें। कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, जब तक मुल्क अपने पांव पे खड़ा नहीं हो जाता, तो आप ये इखराजात बंद कर दें। कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसी तरीके से, लोग इज्जत आपके कपड़ों की वजह से नहीं करते, आपकी शख्सियत की वजह से करते हैं, आपकी तालीम की वजह से, आपकी सोच की वजह से करते हैं। अगर जेवरों की ज्यादा इज्जत होती तो फिर शख्सियत का तो रोल ही कोई नहीं था, फिर तो इस मैदान में सारे ही नंगे थे। आप क्या समझते हैं कि आप जितनी बालियां मोटी पहन लेंगी आपकी इज्जत बढ़ जाएगी? और मजे की बात यह है कि जो ज्यादा अमीर लोग हैं वो तो अब सादगी पे आ गए हैं किसी हद तक, या वैसे डर के अब वो नहीं पहनते। कराची में तो खैर कोई जेवर पहनना मुश्किल हो गया वैसे ही, नहीं तो छीन जाएगा। तो अब ये है कि पंजाब में अभी भी वो रिवाज है, और उन घरों की औरतें ज्यादा जेवर पहनती हैं जो गरीब होते हैं, यानी सारी जमा पूंजी वो कारोबार पे नहीं लगने देती, सारी उम्र वो जेवरों पे खर्च करती हैं। मियाँ को कारोबार नहीं करने देना, तलाक ले लेनी है, लेकिन जेवर नहीं देने कि कहीं ये खुशहाल ना कर दे फैमिली को। भाई अपने जेवर बेचें, कारोबार करें, उससे दोबारा बन जाएंगे। चले खैर, मैं क्या कर सकता हूँ, इस कौम को मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे इजाजत दें। अल्लाह।